नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो टॉपिक था हमारा मुख्य रूप से ज्योमेट्री की बात की और टिलेज की बात की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्लांट न्यूट्रेंट है वो कौन कौन से होते हैं, क्या है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रेंट, क्या होते हैं। ठीक है, इन सब की हम बातें करने वाली है। जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी का वो किसने दिया था, कब दिया था और कौन कौन से न्यूट्रेंट है जिनको हम एसेंशियल बोल सकते हैं, कितने उनके नंबर है और किस प्रकार से उनको आगे क्लासिफाई किया गया है। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्लांट न्यूट्रेंट कहेंगे किसको? प्लांट जो न्यूट्रेंट है हमारे वो कहेंगे किसको? तो प्लांट न्यूट्रिएंट हम उनको कहेंगे जो पौधे के लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बिना उनके पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल के लिए जो जरूरी है वो सभी क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट है। आ गई बात समझ में? तो उनको तो हम क्या कहेंगे? प्लांट न्यूट्रिएंट कहेंगे। इसके बाद में कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल असेंशियल होते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट जानते हैं वो असेंशियल ही होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट होते हैं और असेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो भी हम देख लेते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट चार ही होते हैं मुख्य रूप से, और वो क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कुछ पौधों के लिए जरूरी है। यदि वो नहीं मिलते हैं तो ग्रोथ पर जो रिडक्शन है, यानी कि बहुत ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, वो हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं। लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट यदि नहीं मिलते हैं तो ग्रोथ तो रिड्यूस होती ही, साथ में जो लाइफ साइकिल है वो भी कंप्लीट नहीं होती है। उनकी जो कमी है वो दूसरा पोषक तत्व कंप्लीट नहीं कर पाता है, और साथ में जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। उन सभी पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, जो मुख्य रूप से जो प्लांट न्यूट्रिएंट है या एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो असेंशियलिटी का जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले किसने बताया था? एक तो हम प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज हमारी ये है कि असेंशियलिटी जो आवश्यकता का सिद्धांत है क्यों जरूरी है और कौन कौन सी क्राइटेरिया है जो हम एक न्यूट्रिएंट के लिए फिट बैठाते हैं, वो चीजें किसने बताई थी? सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने बताई थी। आर्नोन और एक और वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने पहले तो जो 1939 है उसमें सबसे पहले ये चीजें बताई थी, लेकिन इसमें वो पूर्ण रूप से जो है एक तरह से डेफिनेशन नहीं दे पाए थे, पूरी डेफिनेशन सही ढंग से नहीं बता पाए थे। उस टाइम पे एक बेसिक बात ये हुई थी कि लाइफ साइकिल के लिए जो जरूरी है, जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो ही क्या होते हैं? असेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जरूरी आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके बाद में जो आर्नोन है, जो वैज्ञानिक आर्नोन है, इन्होंने दोबारा से इस सिद्धांत को जो मॉडिफाई किया और 1954 में इन्होंने तीन चीजें बताई। क्या बताई? इन्होंने तीन चीजें बताई कि जो ये है, एक तो लाइफ साइकिल के लिए तो जरूरी है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? लाइफ साइकिल के लिए तो जरूरी है। दूसरा, ये प्लांट के जो डेफिशिएंसी होती है इसमें, वो दूसरा न्यूट्रिएंट प्लांट की डेफिशिएंसी, जो इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसका। ठीक है, जैसे हम इसको एग्जांपल से समझना चाहें तो नाइट्रोजन की मान लो किसी पौधे में कमी हो गई है, तो अब नाइट्रोजन ही देंगे जब हम यूरिया देंगे या नाइट्रोजन की जो अदर सोर्स है उनके रूप में फर्टिलाइजर देंगे, तो वो ही उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेंगे। अदर जो न्यूट्रिएंट है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि नाइट्रोजन की जगह हम फास्फोरस डालकर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करवा सकते। ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से डेफिशिएंसी की जो बात है ये इन्होंने बताई थी। तीसरी जो चीज इन्होंने बताई कि मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। अब मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्या है? तो मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से दो तीन प्रक्रियाएं होती है। एक हमें देखने को मिलती है कि जो आपको मेटाबॉलिज्म में एक प्रक्रिया देखने को मिलती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है जो एक्सक्रेशन है, यानी कि उत्सर्जन है, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो जितनी भी प्रक्रिया होती है, चाहे ऊर्जा के निर्माण के लिए हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो,
पीएस की प्रक्रिया हो, ये सारी किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में आती है, और इनमें न्यूट्रिएंट डायरेक्ट भाग लेते हैं, सीधा सीधा भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट है कितने, यानी कि जो हम प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं वो संख्या में कितने हैं, नंबर्स में कितने हैं। तो 17 जो होते हैं वो 17 जो है मुख्य रूप से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में, यानी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उनके रूप में जाने जाते हैं। इनके लिए हम ये कहते हैं कि पहले ये 16 थे और बाद में इनमें एक और ऐड किया गया, निकल, और जो निकल को ऐड करने वाला वैज्ञानिक था वो था ब्राउन। कौन था, ब्राउन। ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने निकल को ऐड किया था, जो निकल पोषक तत्व है उसको ऐड किया था। ये 17वें नंबर का पोषक तत्व है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, पूछ लेते हैं कि 17वें नंबर का पोषक तत्व कौन सा है जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसके बाद में अभी तक कोई भी पोषक तत्व नया ऐड नहीं हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि टोटल जो प्लांट न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो कितने हैं, 17 है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनमें से जो 17 है, इनमें से CHO, CHO का मतलब क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या होते हैं, एयर से और वाटर से प्राप्त होते हैं। एयर और वाटर से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पौधे में कंप्लीट हो जाती है। एयर से किस रूप में, एयर से हम कहते हैं CO2 के रूप में। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें CO2 गैस ली जाती है और ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो CO2 का इस्तेमाल वहां हो रहा है। दूसरी जो चीज है वो है वाटर, और वाटर क्या होता है, जो टूटता है और टूटकर क्या करता है, OH माइनस आयन और प्लस जो H प्लस आयन है वो देता है, इनसे इसको मुख्य रूप से हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं दोनों, जो हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये तीनों चीजें किससे प्राप्त होती है, एयर और वाटर से। तो इनके लिए प्लांट को जो है, इनकी डिफिशियंसी प्लांट में मुख्य रूप से दिखाई नहीं देती है, कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ता है, इजी वे में ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो कंपटीशन कहाँ से प्रारंभ होता है, कंपटीशन इन तीन के बाद में प्रारंभ होता है, जहां से प्लांट को जो है मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट लेने पड़ते हैं सोइल से। कहां से लेने पड़ते हैं, सोइल से। तो वहां से फिर दिक्कत होना स्टार्ट होती है। सबसे पहले यदि हम क्लासिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो प्लांट न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनको हम बांटते हैं सबसे पहले दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक हम कहते हैं जो मैक्रो होते हैं, यानी कि इनकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, इनको मैक्रो या हम मेजर, इनको क्या बोलते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं माइक्रो, या इन्हीं को कहते हैं ट्रेस, क्या बोलते हैं, ट्रेस न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इनकी मात्रा कम होती है और इनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनमें मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। इनको कितने भागों में, दो भागों में। एक तो हम बांटते हैं प्राइमरी, ठीक है, किसके रूप में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में। ठीक है, एक को हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट, और दूसरे हमारे हो गए सेकेंडरी, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, तो प्राइमरी के लिए हम ये कहते हैं N, P और K, ये तीनों NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों किससे प्राप्त होते हैं, अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ये जरूरी है। इसके बाद में जो दूसरे होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये तीनों क्या होते हैं, सेकेंडरी के रूप में जाने जाते हैं। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसमें ये तीनों अपने ऐड होते हैं। और जो माइक्रो है, ट्रेस वाले हैं, इनको हम सीधा सीधा ही, इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, और साथ में हम कहते हैं कि इसमें शामिल होता है आपका आयरन होता है, इसमें जिंक होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे और जैसे मैग्नीज देखने को मिलेगा। ये सभी न्यूट्रिएंट किस में आते हैं, माइक्रो या ट्रेस न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी पौधों को कम आवश्यकता होती है, कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर पौधों को अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि डिफिशियंसी भी इनकी ज्यादा होती है। जो NPK है, इनकी आपको डिफिशियंसी, पौधे में जो कमी है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट का हमने क्लासिफिकेशन, एक तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन कर दिया। इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट को हम स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के रूप में भी जानते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के रूप में हम जानते हैं, एक तो देखो CHO, ये तीनों तो शामिल रहेंगे ही स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट तो स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं, प्रोटीन शामिल होता है, ये चीजें तो है। बाकी N और P, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी भाग लेते हैं प्रोटीन में, और सल्फर भी प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। और प्रोटीन जो है प्लांट का मुख्य रूप से जो स्ट्रक्चरल सोर्स है वो देखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट उसमें ही भाग लेते हैं, सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज होता है, ये सब किससे बने हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट से। और जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, और फास्फोरस भी ATP के निर्माण में इनमें भाग लेता है। इसका मतलब ये जो जितने भी आपको 6 न्यूट्रिएंट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कैसे न्यूट्रिएंट है? ये सभी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, कुछ एलिमेंट्स है जो लाइम एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं, या इनको सोइल अमेंडमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, लाइम एलिमेंट या न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। लाइम एलिमेंट के रूप में हम दो जो न्यूट्रिएंट है, एक तो कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, इन दोनों को जानते हैं, ठीक है। लाइम के रूप में किस किस को जानते हैं? कैल्शियम को और मैग्नीशियम को हम जानते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इनको क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो एसिडिटी है उसको कम करते हैं, यानी कि जैसे ही एसिडिक नेचर बढ़ता है सोइल में, ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ता है उसको क्या करते हैं? ये कम करते हैं। यानी कि जो ऐसी सोइल जहां पर एसिडिक ज्यादा है, यानी कि पीएच मान कम है, वहां पर इनको अप्लाई करके, लाइम को अप्लाई करके हम पीएच मान को बढ़ाते हैं, मिट्टी में सुधार करते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती है, इनको हम लाइम एलिमेंट के रूप में जानते हैं। तो दोनों का आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉर्म की। किसकी बात करते हैं? कि कौन सी फॉर्म में न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? फॉर्म की बात करते हैं। तो फॉर्म के रूप में जैसे जैसे हम जो न्यूट्रिएंट है, जैसे नाइट्रोजन है, इसको पौधे प्राप्त करते हैं NO3 माइनस के रूप में और NH4 प्लस के रूप में, दोनों फॉर्म में प्राप्त करते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो एनाइन और केटाइन है, ठीक है, ये एनाइन और केटाइन है, ये दोनों फॉर्म में प्राप्त होते हैं पौधे को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो पौधे को एनाइन और केटाइन दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है। तो ये चीज भी आपको नाइट्रोजन के रूप में ध्यान रखनी है। फास्फोरस की बात करें तो मुख्य रूप से फास्फोरस H2PO4 माइनस के रूप में या HPO4 माइनस के रूप में प्राप्त होता है, एनाइन के रूप में। इसके अलावा हम बात करें पोटास की, तो पोटास पोटेशियम प्लस के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम +2 के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी धनायन के रूप में, मैग्नीशियम +2 के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और हम बात करें कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, सल्फर की बात करें तो सल्फर आपको मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में पौधे को प्राप्त होता है। इसके रूप में सल्फेट के रूप में प्राप्त होता है, SO4 माइनस के रूप में। इसके अलावा हम बात करें जो कैल्शियम है वो किसके रूप में प्राप्त होता है? कैल्शियम माइनस के रूप में प्राप्त होता है। जो Mn है वो भी Mn प्लस के रूप में प्राप्त होता है। आयरन है, आयरन की दो फॉर्म होती है, एक आयरन +2 के रूप में और एक आयरन +3 के रूप में, तो दोनों में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में? इनकी फॉर्म के बारे में। एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसकी फॉर्म जो न्यूट्रल फॉर्म है उसमें प्राप्त होता है, उसकी हम बात करते हैं बोरोन की, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो किस में प्राप्त हो रहा है? न्यूट्रल में, ठीक है। ये किस में? H3BO3 के रूप में प्राप्त होता है पौधे को, ठीक है, H3BO3 के रूप में पौधे को प्राप्त होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो न्यूट्रल फॉर्म में प्राप्त होता है पौधे को। बाकी सब आयनिक फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये किस में प्राप्त हो रहा है? न्यूट्रल में। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो एनाइन और केटाइन है दोनों में कौन सा प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये बेसिक बातें थी जो हमने न्यूट्रिएंट के बारे में की है। अब हम देख लेते हैं इनको अपनी पीडीएफ की सहायता से। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, किसे कहेंगे?
दोज एलिमेंट विच प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल एंड एयर, हवा से सोइल से दोनों से प्राप्त करते हैं, विदाउट विच द प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये ध्यान रखना है, इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज, इनको हम कहेंगे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्राइटेरिया की बात करें, एसेंशियलिटी का जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया देखने को मिलता है आर्नोन की तरफ से। ठीक है, आर्नोन स्काउट ने जो 1939 है उसमें पहले दे दिया था, लेकिन रिवाइज किया था दोबारा से किसने किया था, आर्नोन ने किया था 1954 में। ठीक है, इन्होंने 3 चीजें बताई क्राइटेरिया के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट होगा जो एसेंशियल होगा, जो इन तीनों चीजों में भाग लेगा। एक तो प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, यानी कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इन सब में भाग लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो डिफिशियंसी है उसको कोई दूसरा कैन बी करेक्ट बाय सिंप्लीफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट, इसी एलिमेंट के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है इसकी डिफिशियंसी को, कोई दूसरा न्यूट्रिएंट इसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट नहीं कर सकता। और तीसरी चीज है, ये अपना रोल अदा करते हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, इन सब प्रक्रिया में मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, तो उसको कहते हैं कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाएगा। तो ये तीनों क्राइटेरिया किसके लिए है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए है। इसके बाद में कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो मुख्य रूप से 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर भी आएंगे। ठीक है, इनमें से आपको ये जो सोडियम, वेनेडियम, सिलिकन और कोबाल्ट, ये है ना बेनिफिशियल है, इनको हम कहते हैं वो बेनिफिशियल या फंक्शनल, इनको मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं। ये 4 है। ये क्या है, एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन ये कुछ जो फसलें हैं उनके लिए जरूरी है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम क्या है, चुकंदर की फसल के लिए जरूरी है। ठीक है, जिसको हम जो अपना चुकंदर है उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ठीक है, सॉरी स्वीट पोटैटो नहीं बोलते हैं, शुगर बीट बोलते हैं। वो चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको सोडियम जरूरी हो जाता है। तो कुछ प्लांट्स है जिनके लिए ये जरूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। आ गई बात समझ में। एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड देयर सोर्स, इनके सोर्स की बात करें तो सोर्स के रूप में हम कहते हैं भाई जो या तो एयर से प्राप्त होंगे, या वाटर से प्राप्त होंगे, या सोइल से प्राप्त होंगे। एयर और वाटर से प्राप्त होने वाले में CHO, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और सोइल से प्राप्त होने वालों में जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी आता है, दोनों में सोइल से प्राप्त होते हैं। उसमें सभी जो जितने भी बच गए न्यूट्रिएंट वो सारे किसमें आते हैं, सोइल में आते हैं। ये तीनों ही हैं जो वाटर और एयर में आते हैं, इनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बात करते हैं इनके जो हम मुख्य रूप से इनके सोर्स के रूप में या कहां से प्राप्त हो रहे हैं उस हिसाब से। तो एयर से और वाटर से प्राप्त होने वाले ये तीनों हैं, बाकी ये भी मिट्टी से प्राप्त होते हैं और ये भी मिट्टी से प्राप्त होते हैं। बच गए जो सारे किससे प्राप्त होंगे, मिट्टी से प्राप्त होंगे। ठीक है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अभी हम बात कर ही चुके हैं, जो कोबाल्ट है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयोडीन है, ये बेनिफिशियल के रूप में लाभदायक है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो हम क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग ले रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और यहाँ पर चेंज हो जाता है लास्ट में सल्फर। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हाइड्रोजन, जो कार्बन, नाइट्रोजन, फिर NPK पढ़ते हैं, तो NPK में से जो K है उसको हटाना है और उसकी जगह आपको सल्फर लगाना है। ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाएंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद में प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, इनकी हमने अभी बात की है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। लाइम वाले जो न्यूट्रिएंट है उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल होता है। ठीक है, इनको लाइम वाले न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो मेन न्यूट्रिएंट है जिनको हम कहते हैं भाई इनकी अधिक आवश्यकता पड़ती है और लगभग यूजुअली हम 500 ppm से ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अधिक जो पौधा है उसको बढ़ने के लिए इनकी ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। ये सारे किस में आते हैं, मैक्रो में आते हैं। और मैक्रो में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर
एनपीके के और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर इसमें आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो 6 न्यूट्रिएंट है ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे वही है, फास्फोरस है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। अब इन्हीं में स्ट्रक्चरल एलिमेंट दोबारा से आ गए हैं, लेकिन इनको हमने डिस्कस कर लिया है। स्ट्रक्चर में कौन कौन से हैं, सल्फर भी इसमें शामिल होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हीं को आगे दो भागों में बांटा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट के रूप में। अब प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। ठीक है, ये यूजुअली जो प्लांट के लिए रिलेटिव लार्ज क्वांटिटी, अधिक क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है और इनकी डिफिशियंसी लगभग सभी सॉइल्स में पाई जाती है। यानी कि ये क्या करते हैं, अधिकतर जो डिफिशियंसी होती है वो एनपीके की होती है। इसके बाद में कुछ नाइट्रोजन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, लेकिन एनपीके की डिफिशियंसी अधिकतर सॉइल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जरूरत भी पौधे को क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद में सेकेंडरी एलिमेंट में मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, कैल्शियम आता है। ये सेकेंडरी एलिमेंट के रूप में है और इनको डायरेक्टली अप्लाई टू द फील्ड एज ए कमर्शियल फर्टिलाइजर। इनको भी हम फर्टिलाइजर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं यदि कमी हो जाए तो। ठीक है, लाइम की बात करें तो लाइम में कैल्शियम, मैग्नीशियम है और किसमें काम में आते हैं, सोइल अमेंडमेंट में। सोइल अमेंडमेंट का मतलब क्या है, मृदा में सुधार। यानी कि कोई मिट्टी एसिडिक हो गई है उसको सुधारेंगे, किसी मिट्टी में पीएच मान ज्यादा हो गया है उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, ये मिट्टी में सुधार में काम में आते हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में माइनर में मुख्य रूप से जो 8 है पोषक तत्व माइनर में आपको देखने को मिलेंगे। 8 कितने देखने को मिलेंगे, 8 पोषक तत्व हैं जो माइनर के रूप में बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कॉपर, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, does not mean that are they have less important in the ground and development of plant। इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइक्रो है तो पौधे के डेवलपमेंट में कम भाग लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी क्वांटिटी कम चाहिए, बाकी इंपोर्टेंस तो एसेंशियल के जितना ही है। यदि कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम चाहिए। जनरली इनकी कमी नहीं देखी जाती है। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स होती है जिनमें इनकी कमी होती है, जैसे धान में जिंक की कमी होती है। इसमें धान में जिंक की कमी होती है। ये जिंक की कमी इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है मिट्टी की वो एसिडिक होती है। ठीक है, अधिक जो पानी है वो होने के कारण एसिडिक हो जाती है मिट्टी, और एसिडिक कंडीशन में जिंक अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर कमी होती है। बाकी नॉर्मल सॉइल में ये आपको देखने को मिल जाते हैं, इनकी कमी आपको कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म्स की, कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। तो कार्बन का तो CO2 के रूप में, हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में और ऑक्सीजन आपको O2 आयन के रूप में मुख्य रूप से अवेलेबल होते हैं। यहाँ से मुख्य चीज स्टार्ट होती है, कहां से, नाइट्रोजन की फॉर्म। तो नाइट्रोजन की 2 फॉर्म है, एक अमोनिया के रूप में और दूसरा नाइट्रेट के रूप में। दोनों ही प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फास्फोरस के 3 आयन है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें और इसमें ही पौधों को प्राप्त होती है। ये रेयर है, ये बहुत कम चांस में पौधों को प्राप्त होती है। बाकी ये डिपेंड करता है पीएच मान कितना है। ठीक है, ये पीएच पर वेरी करता है। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाता है तो इनमें आपको पीएच जो H+ है उसकी संख्या कम देखने को मिलती है। ठीक है, पोटेशियम H+ के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। मैग्नीशियम +2 के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई। सल्फेट के रूप में मुख्य रूप से सल्फर प्राप्त होता है। इसके अलावा कैल्शियम +2 के रूप में प्राप्त होता है। आयरन 2 फॉर्म में होती है, आयरन +2 और आयरन +3 दोनों के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा बोरॉन न्यूट्रल रूप में ज्यादा प्राप्त होता है। ये जो फॉर्म होती है बोरॉन की, इसमें ज्यादा ये पौधों को मिलता है। जिंक की बात करें तो +2 में, मोलिब्डेनम MO ऑक्सीजन 4 -2 के रूप में प्राप्त होता है, और क्लोरीन किसमें प्राप्त होगा, माइनस के रूप में प्राप्त होगा। कॉपर +2 के रूप में प्राप्त होता है, और निकल भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्लस के रूप में अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर था जिसको हमने डिस्कस किया है। इसमें आपको एक तो क्लासिफिकेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। अब हम क्या है, न्यूट्रिएंट का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आगे इनके फंक्शंस की भी बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम न्यूट्रिएंट के फंक्शन की बात करेंगे, भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट क्या क्या काम करते हैं, और डिफिशियंसी से किस प्रकार से जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है वो नजर आते हैं, वो हम सारा देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।